ऋषभ कोलकाता में नौकरी करता था। वो हर शनिवार की रात को बर्धमान आता था। अभी नई नई नौकरी थी, इसलिए पत्नी को अपने साथ भी नहीं रख सकता था। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। वैसे भी अम्मा ने पहले ही कह दिया था, शादी का मतलब ये नहीं है कि आते ही लेकर परदेश चले जाओ। अभी हमारे पास ही रहने दो, कुछ तौर तरीके सीख लेगी फिर ले जाना। रविवार का दिन था। मौली घर की सफाई में लगी थी। सासू जी पार्वती की आवाज आई, अरे बहू, जरा ये अचार का मर्तबान धूप में रख देना। मर्तबान उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। इसी बात पर अम्मा ने उसको इतनी खरी खोटी सुनाई कि रो रो कर उसकी आंखें सूज गई। ऋषभ मौली को रोते हुए देख रहा था, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बेचारी सुबह से ही लगी हुई थी। उसकी ननद रमा आई थी। रमा अम्मा के पास बैठकर अपनी परेशानियों का रोना रो रही थी। तभी बाबूजी आ गए। अरे भाई, कहाँ हैं सब लोग? नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं? सब लोग उठकर बाहर आ गए। बहुत भूख लगी है, जल्दी नाश्ता ला दो। बस अभी लाई। सबने मिलकर नाश्ता किया। मौली आज सुबह से ही काम में लगी हुई है। आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। अरे क्यों बाहर से मंगवा लो, इतना भी कौन सा भारी काम कर लिया इसने। चलो हटो, मैं बना दूंगी। मैं बना तो रही हूँ। चलो मौली, हमारे साथ जरा मार्केट चलो, अम्मा को बनाने दो खाना। पार्वती तो रुआब से गई थी रसोई में, पासा ही उल्टा पड़ गया। हाँ हाँ, जाओ घूमो तुम लोग, मैंने जीवन भर खिलाया है, अभी भी बना लूंगी। मौली, दरअसल मार्केट जाना तो बहाना था। चलो फिल्म देख कर आते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके शाम तक लौटेंगे। अम्मा और रमा दीदी के लिए साड़ी ले लेते हैं। शॉपिंग करते करते उसे बहुत देर हो गई। आज तो मेरी खैर नहीं। मुझे एक संडे ही तो मिलता है। तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए इतनी दूर से भागा हुआ आता हूँ, और तुम हो कि सारा दिन रसोई संभालने में लगी रहती हो। दोनों ने पूरा दिन साथ बिताया। शाम को लौटे तो अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तुम लोगों को घर आने की जरूरत ही क्या थी, थोड़ी देर और घूम लेते। क्या मैं समझती नहीं, मेरी बेटी के आने से तुम्हारा काम बढ़ जाता है ना। अम्मा, मैं अपने आप तो कहीं जाती नहीं हूँ। आपको जो कहना है अपने बेटे को क्यों नहीं कहती? मौली अपने कमरे में चली गई। ऋषभ, तुम्हारी बीवी को आउटिंग और सैर सपाटे का इतना ही शौक है, तो इस बार तुम उसको यहाँ से ले जाओ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम लोगों का ये सब चोचला। अम्मा, इतना नाराज क्यों हो रही हो? अगली बार आऊंगा तो लेता जाऊंगा। मौली कमरे में जाकर रो रही थी। अरे मौली, रो क्यों रही हो? अगली बार आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। अब चुप हो जाओ। ऋषभ, मुझे डर है कि तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा मेरा। अम्मा एक पल भी मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। पार्वती का मुंह अभी भी फुला हुआ था। ऋषभ ने रमा और उनके लिए लाई साड़ियाँ भी लाकर दे दी। अपनी बीवी के लिए भी तो साड़ी लाया होगा, वो तो हमें दिखाया भी नहीं। अम्मा, इतने पैसे नहीं कमाता मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी साड़ी दिलाने ले गया था? अम्मा, उसको आए 2 साल से ऊपर हो गए हैं। उस बेचारी ने कभी इस घर की दहलीज तक नहीं लांगी। एक दिन ले गया तो तुम इतना नाराज क्यों हो गई? तो ले जाया करना, किसने मना किया है? ऋषभ बात बढ़ाना नहीं चाहता था। वो अपने कमरे में चला गया। अम्मा की नाराजगी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक दिन मौली के मायके से उसके बाबूजी मौली को लेने आ गए। उसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला था। हाँ हाँ, ले जाइए अपनी लाडली को, जब तक जी चाहे तब तक अपने पास ही रखिए, हमें जरूरत नहीं है। अम्मा, आप क्यों इतनी नाराज हैं? मैं 2-4 दिनों में ही आ जाऊंगी। जाओ ना, किसने रोका है? तभी ऋषभ के बाबूजी आ गए और बात को संभालते हुए बोला, बहू तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। मौली अपने बाबूजी के साथ चली गई। शनिवार को जब ऋषभ आया तो तुम्हारी पत्नी अपने मायके गई है, मैंने तो मना भी किया था। ठीक है अम्मा, बाबूजी ने बता दिया था। ऋषभ सोमवार को वापस चला गया। अम्मा दिन रात इसी उधेड़-बुन में रहती थी कि कैसे बहू से पीछा छूटे। 4 दिन बाद ही जब मौली को उसके बाबूजी पहुंचाने आए तो इतनी जल्दी क्यों आ गई? कुछ दिन तक तो माँ की सेवा कर ली होती। अम्मा, बड़ी दीदी आ गई थी, इसीलिए मैं चली आई। मौली आते ही घर के काम में लग गई।
तब तक पार्वती एक फोटो उसको दिखाते हुए बोली, ये फोटो तुम्हारे कमरे में पड़ी थी। मैंने ऋषभ को तो नहीं दिखाया, पर तुमसे पूछना चाहती हूँ, किसकी है ये फोटो? मौली ऊपर से नीचे तक कांप गई। उस फोटो में वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले रवि के साथ थी। उसने सोचा था मौका देखकर ऋषभ को बताएगी, पर ये तो अनर्थ हो गया। अम्मा, ये फोटो ऋषभ ने देखकर फेंक दी थी। उसने साफ झूठ बोल दिया। रविवार को जैसे ही ऋषभ आया, अम्मा ने उसको फोटो देकर कहा, तुम्हें पता था इस फोटो के बारे में? तब भी तुम इस चरित्रहीन औरत के लिए मुझसे लड़ते हो? शर्म नहीं आती? अरे कैसे मर्द हो तुम? ऋषभ ने फोटो देखकर तुरंत फाड़ दिया और बोला, अम्मा तुम चाहती क्या हो? इसको इसके मायके छोड़ दूं? फोटो ही तो खिंचवाई है, क्या गलत किया है? कॉलेज के टाइम में ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। जब कुछ दिन तक वहाँ रहेगी तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मौली ने सुना तो पार्वती के पैर पकड़ लिए। अम्मा, ऐसा मत कहो। बाबूजी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम कौन सा किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह गए? तुम अपना सामान बांध लो, हम अभी चलते हैं। मेरी माँ तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगी। मैं मायके नहीं जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। अम्मा से तो यही कहना होगा कि तुम मायके जा रही हो, पर हम लखनऊ जाएंगे। मौली की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं इस फोटो के बारे में तुम्हें बताना चाहती थी, पर सही मौका ही नहीं मिला। अम्मा से मैंने झूठ कहा था। मैं पहले से ही जानता था कि इस लड़के से तुम शादी करना चाहती थी, पर दूसरी जाति की होने की वजह से तुम्हारे माता पिता राजी नहीं थे। तुम्हारे बाबूजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। मौली और ऋषभ लखनऊ चले गए। अम्मा संतुष्ट थी कि बेटे ने उनकी बात मानकर बहू को मायके पहुंचा दिया। कुछ महीनों तक ऋषभ छुट्टियों में घर नहीं आया। कुछ दिनों से बाबूजी की तबीयत खराब चल रही थी, तो अम्मा ने चिट्ठी लिखकर खबर भिजवाई। ऋषभ आया और बाबूजी को अपने साथ ले गया। अरे बेटा, इसी चिंता में मैं बीमार हो गया था कि बहू कब तक अपने मायके रहेगी। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे वहाँ से ले आए। बाबूजी, मैं कुछ भी करके अम्मा को खुश नहीं कर पाई। बेटा, कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उनको बेटे बेटियों या किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी खुशी सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने में ही मिलती है। पार्वती उन्हीं लोगों में से एक है। बाबूजी का इलाज हो गया और वो वापस आए तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब बहू को बुला लो। कब तक मायके में रहेगी? कोई जरूरत नहीं है, उसको वहीं रहने दो। दूसरे दिन ही मौली के बाबूजी किसी काम से आए थे तो मिलने आ गए। अब गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे, अपनी बहू को ले आओ। पर मैं भी कम नहीं हूँ, खूब खरी खोटी सुनाऊंगी मैं। मौली कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, वो अब यहाँ नहीं रहती। ऋषभ को खाने पीने की दिक्कत होती थी, इसलिए वो ले गया उसको। पार्वती ने सुना तो उसे काट मार गया। अपने घर में ही उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उनके जाने के बाद ऐसे बेटे से तो अच्छा था बिना औलाद के रहती। तुम जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए। बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ने में तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब तुम्हारी बेटी ने घर से भागकर शादी करने का निर्णय ले लिया था, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इज्जत? वो तो कहो ऐन वक्त पर बहू ने उसे समझा बुझाकर राजी किया था। पीछे पीछे ऋषभ और रमा भी आ गए थे। पार्वती की सारी हठें खत्म हो चुकी थी। उनका सिर शर्म से झुक गया था। और फिर रोलिंग पिन से बेलते हैं, लाइक दिस। सूजी ने जब रोटी बेली तो उसने पता नहीं किस देश का नक्शा बना दिया। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। अगले दिन नंदा ने सूजी को दाल सब्जी बनाना सिखाया। सूजी हर मसाला चक्कर डालने लगी। अब सूजी जल्दी सीखने लगी थी। कुछ दिनों बाद, नंदा, अरियो नंदा। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नई मुसीबत है। मेरे परिवार वाले कल अपनी फिरंग बहू को देखने आ रहे हैं और साथ में माँ भी है। क्या करना है? आने दीजिए। पर क्या सूजी उनके सामने बहू की तरह बिहेव करेगी? आप देखते जाइए। अगले दिन नंदा ने सूजी को साड़ी दी। ये पहनना है तुम्हें।
बट कैसे, हाउ? नंदा ने सूजी को साड़ी पहनाई। सूजी को साड़ी बहुत पसंद आई। वाओ, हालका अमेजिंग, बहुत अच्छी है साड़ी। नंदा ने अपनी फिरंग बहू की नजर उतारी। दावत में जहाँ विनोद के घर वाले आए थे, वहाँ विनोद की माँ भी थी। सूजी साड़ी पहन के वहाँ आई। सारे परिवार वालों ने तालियां बजाई। सूजी ने सबसे पहले रवि की दादी माँ के पैर छुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। दादी ने सूजी की बलाएं उतारी। फिर सूजी ने एक एक करके सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। सभी लोग बहुत खुश थे। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी बात सच हुई, मेरी बहू फिरंग है। फिरंग नहीं, देसी फिरंग। पुराने समय की बात है। बीरपुर गांव में सपना और माया नाम की दो बहनें रहती थीं। सपना का रंग काला था, जबकि माया गोरे रंग की थी। सपना जब बाग में घूमने जाती तो माया अपनी सहेलियों के साथ सपना का मजाक उड़ाती। बेचारी सपना काली कलुटी बैंगन रूठी। इसे तो कोई लड़का पसंद भी नहीं करेगा, पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। माया की बातें सुनकर सपना को बहुत दुख होता है। घर जाकर सपना रोती है और अपने पिताजी से कहती है, बापू, माया और उसकी सहेलियां हमेशा मेरे कालेपन का मजाक उड़ाती रहती हैं। वो कहती है मेरी कभी शादी नहीं हो पाएगी। रो मत बेटी, इंसान की असली सुंदरता उसके रंग रूप में नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में होती है। एक न एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझ जाओगी। माया दिन भर जंगल में नदी के पास बैठकर अपने बाल बनाती रहती और अपनी परछाई को नदी में देखकर निहारती रहती। इस पूरे गांव में भला मुझसे सुंदर कौन लड़की होगी? जरा देखो तो, मैं कितनी गोरी हूँ। जरूर किसी दिन मेरी शादी गांव के मुखिया के लड़के से होगी और सपना और बाकी लड़कियाँ इन्हीं झोपड़ों में सड़ती रहेंगी। हाँ। कुछ समय बाद सपना और माया के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। सुनो माया, अब पिताजी तो रहे नहीं, हमें ही घर का खर्चा निकालना पड़ेगा। चलो जंगल चलकर कुछ लकड़ियाँ काट लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेच देंगे। इस तरह खाने भर के पैसे तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी? क्या तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारी तरह काली हो जाऊं? मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ। भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। सपना बेचारी अकेली ही जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है। उसी समय गांव के मुखिया का लड़का धनवीर जंगल में शिकार करने आता है। धनवीर एक हिरन का शिकार करने के लिए हिरन के पीछे दौड़ रहा होता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। धनवीर गिर पड़ता है और उसके सर पर चोट आती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सपना जब लकड़ियाँ काट कर लौट रही होती है तो उसकी नजर धनवीर पर पड़ती है। अरे, ये कौन घायल हो गया है? सपना धनवीर को ले जाकर एक पेड़ की छांव में लेटा देती है। फिर वो नदी से पानी लाकर धनवीर का पाँव साफ करती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती हैं। फिर धनवीर को होश आता है। मैं लकड़ियाँ काटकर अपने घर जा रही थी तो तुम रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। कौन हो तुम? तुमने मेरी जान बचाई, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सपना की मुखिया के बेटे से शादी हो जाती है और वो बहू बनकर मुखिया के घर पहुंचती है। सपना की सास सपना को देखकर खुश नहीं होती। अरे बेटा धनवीर, ये तू कैसी लड़की से ब्याह करके आ गया? ऐसा काला रंग तो हमारे खानदान में भी किसी का नहीं है। माँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अरे प्रेम ही करना था तो किसी गोरी लड़की से कर लेता। ऐसी काली लड़की से शादी करके तूने तो परिवार की नाक कटवा दी। अब जब बहू काली है तो तेरे बच्चे भी काले ही पैदा होंगे। सपना अपनी सास के ताने सुनकर बहुत दुखी होती है। सपना बेचारी को पता नहीं था कि उसे यहाँ भी रोना पड़ेगा। सपना घर का सारा काम करती है, कपड़े धोती, खाना बनाती, बर्तन धोती, फिर भी सपना की सास उसे ताने मारती। एक दिन रात में सपना की सास के पैर में बहुत तेज दर्द होता है। मुखिया और धनवीर दोनों ही किसी काम से बाहर गए होते हैं। घर पर केवल सपना होती है। अरे मर गई रे। सपना अपने सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है।
सपना घर के बाहर जाकर देखती है, लेकिन आसपास कोई सवारी नहीं होती जिससे वो अपनी सास को हॉस्पिटल ले जा सके। तभी सपना अपनी सास से जाकर कहती है, इतनी रात में कोई सवारी तो नहीं मिल रही है माँ, तुम मेरी पीठ पर लद जाओ, अपनी पीठ पर लाद कर मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा देती हूँ। अपनी सास को पीठ पर लाद कर सपना रात में उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाती है। आपको घटिया हो गया है, मैं आपको तेल दे रहा हूँ, 40 दिनों तक लगातार इससे पैरों पर मालिश कीजिएगा। सपना 40 दिनों तक अपनी सास की सेवा करती है। सास के पैर का दर्द ठीक हो जाता है। तभी एक दिन सपना की सास सपना से कहती है, बेटी तू गोरी भले ही ना हो, लेकिन तुझ में गुण बहुत हैं। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मैंने तुझे बहुत बुरी बुरी बातें कही, लेकिन अब मैं समझ गई कि असली सुंदरता इंसान के रंग और रूप में नहीं, उसके चरित्र और व्यवहार में होती है। कांता देवी के 2 बेटे थे, जय और विजय। दोनों की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए कांता देवी आज उनके लिए लड़कियां देखने जा रही थी। जय विजय चलो, लेट हो रहा है। आ गया माँ, आ गया माँ। तीनों लड़की वाले के घर पहुंचे। ये मेरी बेटी माया है और ये मेरे बड़े भाई की बेटी ममता। आपके बड़े भाई यहाँ नहीं हैं? वो सालों पहले चल बसे। ममता को भी मैंने ही पाला है। अच्छा है, तीनों बहनें साथ रहे, उससे अच्छा क्या होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। दोनों परिवार खुश हो गए और सब ने मिठाई खाई। कुछ दिनों बाद विजय और ममता और जय और माया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी के बाद कांता देवी ने बहुत सारे रीति रिवाज किए, जैसे गांव वालों को दावत, गाना बजाना। शादी के 2 दिन बाद अब सिर्फ एक ही रिवाज बचा है, वो क्या माँ? ब्राह्मणों को खाना खिलाना। और वो कब होगा? सोच रही हूँ कल ही रखूं, लेकिन बहू इस रिवाज का खास महत्व है। तुम दोनों को अपने हाथों से खाना बनाना है। जी माँ जी। ब्राह्मणों के भोग के दिन ममता जल्दी उठी। वो रसोई में गई और उसने काम करना शुरू कर दिया। माया बहुत देर बाद उठी। दीदी, आप तो जानती हैं कि मुझे ये सब करना बिल्कुल नहीं पसंद। अब आपने शुरू कर ही दिया है तो खत्म भी कर लीजिए। ममता को माया के ऐसे रवैये की आदत थी, क्योंकि माया शादी के पहले भी कोई काम नहीं करती थी। माया अपने कमरे में गई और श्रृंगार करने लगी और बेचारी ममता अकेले सारा काम करती रही। 3-4 घंटे बाद सारा काम खत्म हुआ। तुम अकेले यहाँ हो? माया कहाँ है? वो अभी अपने कमरे में गई हैं। अच्छा अच्छा। ममता माया की हर गलती छुपा लिया करती थी। कांता ने 2 ब्राह्मणों का स्वागत किया। बहू, ब्राह्मण देव पधार चुके हैं। जी माँ जी। ये सुनते ही माया तुरंत रसोई में गई और ब्राह्मणों के लिए खाना परोसने लगी। ब्राह्मण देव आरंभ कीजिए। ब्राह्मणों ने खाना शुरू किया। माया दोनों ब्राह्मणों को भोजन परोसती रही। उनका भोजन हो जाने के बाद, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, किसी ने बड़ी निष्ठा से बनाया था। हाँ, मेरी दोनों बहुएं सुबह से मेहनत कर रही हैं। दोनों ब्राह्मणों ने एक दूसरे की ओर देखा। तो फिर इन्हें आशीर्वाद भी इनकी निष्ठा के हिसाब से ही मिलना चाहिए। ब्राह्मण ने जादू से 2 फूल प्रकट किए। एक फूल ममता को दिया और एक फूल माया को। और फिर दूसरे ब्राह्मण ने कुछ मंत्र पढ़े और तुरंत ममता के फूल से जादुई धुआं निकलने लगा, जो उसके गले में हार बन गया। धन्यवाद। फिर माया के भी फूल से धुआं निकला, लेकिन वो हार नहीं बना, बल्कि वो मूछें बन गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण देव दोनों हंस रहे थे। महाराज, ये क्या है? ये निष्ठा का फल है। कांता,
तुम्हारी सिर्फ एक बहू ने सारा भोजन बनाया था और दूसरी सिर्फ श्रृंगार कर रही थी। कांता गुस्से से माया की ओर देखने लगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ममता, तुम बहुत निर्मल हो, लेकिन याद रहे, दूसरों से हमेशा दबोगी तो वो तुम्हें दबाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। दूसरों की प्रशंसा लूटना अपराध है। ब्राह्मणों ने अपना जादू उलट दिया। माया की मूछें गायब हो गईं और दोनों ब्राह्मण वहां से चले गए। इस कहानी की शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी, जब गिरधर और विक्रम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई विक्रम, मेरी बेटियां तो सिर्फ 5 साल की हैं और अभी से मुझे ब्याह की चिंता सताए जा रही है। अरे यार, वो तो अभी एक बच्ची है। अब तू कैसे समझेगा? तेरा तो बेटा है, मुझे तो अभी से उसके ब्याह के लिए पैसे जमा करने होंगे। मेरे यार, मैथिली भी तो मेरी बेटी जैसी है, और क्यों ना हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दें। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने गोपाल की शादी तुम्हारी बेटी मैथिली से ही करवाऊंगा। गिरधर ने विक्रम को गले लगा लिया। अब 15 साल बाद दोनों बड़े हो चुके थे। गिरधर ने मैथिली का इतना लाड़ प्यार किया कि वो गोल मटोल बन गई। अब जब गोपाल और मैथिली की शादी हुई तो विक्रम और उसकी पत्नी विमला दोनों सोच में डूब गए। मैथिली को सिर्फ आराम करने की ही आदत थी। वो अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देती थी। अरे बहू, जरा अपने ससुर जी को चाय तो दे दो। जी सासू माँ। मैथिली चाय का कप लेकर निकली, लेकिन वो इतनी धीमी चल रही थी कि विमला सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। उस रात विमला और विक्रम दोनों बात कर रहे थे। ए जी, मैथिली स्वभाव की तो अच्छी है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही सुस्त है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हम करें क्या। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन विमला ने मैथिली को बुलाया। बहू, अरे बहू। हाँ सासू माँ। हमारे घर की एक परंपरा है कि नई बहू शादी के बाद से 6 महीने तक गांव के मंदिर की परिक्रमा करती है। इससे घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। ठीक है सासू माँ, मुझे कब से शुरू करना है? आज से। विमला के कहने पर मैथिली मंडी के रास्ते निकल पड़ी। क्योंकि वो ज्यादा चलती फिरती नहीं थी, तो मंदिर तक चलकर वो थक गई थी। मैथिली थोड़ी देर बैठी और फिर उसने परिक्रमा करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, अब तक तो सिर्फ 3 ही परिक्रमा हुई है, 4 अभी भी बाकी है। हाँ। जैसे तैसे मैथिली ने 7 परिक्रमा पूरी की और फिर घर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन मैथिली वापस पहुंची और फिर से उसने 7 परिक्रमा कर ली। कुछ दिनों बाद
मैथिली बिना हाफे मंदिर तक पहुंचने लगी और परिक्रमा भी करने लगी। ये देखकर विक्रम और विमला बहुत खुश थे। 2 महीनों में ही मैथिली का वजन घटने लगा था। अब वो पहले की तरह सुस्त नहीं थी। बहू, जरा मेरा चश्मा ले आओ। ये लीजिए बाबूजी। अरे वाह, आज इतनी फुर्ती से। मैथिली को अपनी बदलती हुई फुर्ती पसंद आ रही थी। मैथिली ने मंदिर की परिक्रमा फिर भी जारी रखी और 6 महीने बाद मैथिली की काया ही बदल गई थी। अब वो गोल मटोल नहीं थी, वो एक बहुत ही सुंदर युवती बन गई थी। मैथिली को ऐसा देखकर गिरधर भी हैरान था। उसने विमला से पूछा, समधन जी, आपने तो जादू ही कर दिया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब तो हमारे गांव के मंदिर में बसने वाली देवी की कृपा है। जय हो देवी माँ की। जय हो देवी माँ की। मैथिली की जिंदगी बदल गई क्योंकि उसका वजन घट गया और वो संभव हुआ क्योंकि मैथिली चलने लगी। लेकिन इन सब का श्रेय विमला को जाता है, जिसने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी बहू को गोल मटोल से सुंदर बना दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जरूरत से ज्यादा वजन हानिकारक होता है और वो हमारे शरीर को सुस्त और ढीला बना देता